जय हिंद साथियों, मैं सौरभ वाजपेयी आप सभी का स्वागत करता हूं विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आज जो हम लोगों को उपस्थिति हुई है ये अपने ई मैथ बुक के लिए हुई है। हमारी एक ई मैथ बुक पब्लिश हुई है जिसमें आपके 17 से लेकर 24 तक सारे PYQ अर्थात प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को रखा गया है और उसमें उनके ऑप्शन दिए गए थे, सोल्यूशन उनका नहीं है। क्योंकि सोल्यूशन से आपकी किताब क्या होती, मोटी हो जाती, इसलिए उसमें सोल्यूशन नहीं रखा गया है। सोल्यूशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विजिट कर सकते हो और किताब के लिए आप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। नंबर नीचे आपको दिए गए हैं, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हो। किसी भी परीक्षा का कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने नहीं पाया है, वो चाहे किसी भी चैप्टर का हो, उसको टाइप वाइज सुनिश्चित कर उस किताब में रखा गया है। तो हम लोग आज चैप्टर जो पहला स्टार्ट करेंगे, पहला जो हमारा चैप्टर है वो है संख्या पद्धति। संख्या पद्धति क्या होता है, उनके क्वेश्चन हमारे पास भी हैं जो बुक में आपके रखे गए हैं, लेकिन उसके पहले संख्या पद्धति के बारे में बेसिक पता होना चाहिए कि हमारा संख्या पद्धति होता क्या है। नंबर सिस्टम क्या होता है, नंबर सिस्टम क्या होता है, जैसे कि नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। पद्धति मीन्स होता है रीति या रिवाज, और संख्या मीन्स होता है संख्या, गिनतियां। तो जिसके अंतर्गत हम गिनतियों के रीति या रिवाज को समझते हैं या समझने का प्रयास करते हैं, वो हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। क्लियर? जो इसके अंतर्गत हम संख्या के समझने का या संख्याओं के रीति या रिवाज का समझने का प्रयास करते हैं, वो हमारा संख्या पद्धति कहलाता है। संख्या पद्धति में कई पार्ट हैं, और अगर हम बात करें हर चीज की उत्पत्ति की तो एक ही चीज से होती है, प्रकृति से। तो उसमें भी सबसे पहली बात आती है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं? जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप में मिली है, उन संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जिन संख्याओं का अपने हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं, जिन पे हमारा दैनिक जीवन आधारित होता है, या जिन संख्याओं के माध्यम से हमारा दैनिक जीवन संचालित हो रहा है हम उन संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। जैसे कि हम आज तक कभी 0 किलो आटा नहीं लाए, तो हमारा 0 क्या नेचुरल नंबर होगा, प्राकृतिक संख्या होगी? नहीं होगी। -2 किलो आटा नहीं लाए, -0 किलो दूरी नहीं चले, -5 मीटर दूरी नहीं चले हैं, 0 किलोमीटर नहीं गए घर के बाहर, या 0 लीटर दूध हम नहीं लाए, तो हमारा जो भी यूज किया है हमने वही हमारे प्राकृतिक संख्याएं होगी। तो हमने 1 का तो यूज किया है ना अपने जीवन में, 2 का भी, 2 किलो भी आटा लाए, 3 भी लाए, ऐसे हमारा ये चलता चला जाएगा इनफाइनाइट तक। ये आपका एग्जाम्पल किसका हो गया? प्राकृतिक संख्या का। प्राकृतिक संख्याएं क्या है? जिनका हम अपने जीवन में प्रयोग करते हैं, जो हमारी दैनिक दिनचर्या में यूज होती हैं, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। 0 का यूज नहीं करते हैं, गिनने में पैसा करते हो आप, लेकिन क्या उपभोग करने में कर रहे हो? उपभोग करने में 0 का यूज नहीं कर रहे हैं। 0 किलो आटा ला के आप खा नहीं सकते हो रोटी बना के, तो 0 क्या हो गया? हमारा नेचुरल नंबर नहीं है भाई। ठीक है, हम इसमें उन्हीं को रखते हैं नेचुरल नंबर में जिनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं। जिस भी नंबर का हम यूज नहीं कर रहे हैं वो हमारा प्राकृतिक संख्या नहीं है। ठीक है, ओके, चले आगे। अगला जो बात आती है अपनी, अगली बात आती है प्राकृतिक संख्या के बाद पूर्ण संख्या की। पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या क्या होती है? अब पूर्ण संख्या क्या होती है आपको भी पता होगा कि कोई भी चीज जी शून्य के बिना पूर्ण नहीं है। तो प्राकृत भी क्या शून्य के बिना पूर्ण हो सकती है? क्या नहीं हो सकती है। तो जब हम प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को ऐड कर देते हैं, 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर, तो हमारा क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाती हैं। 0 कैसे हो गया? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये सब पूर्ण संख्याएं हैं। ये सब क्या है? पूर्ण संख्या। आज चैप्टर का आपका बेस चलेगा, कल से आपके चैप्टर के क्वेश्चन मैं स्टार्ट कर दूंगा। क्लियर? और अगर आज टाइम रहा तो मैं आज ही आपके कुछ क्वेश्चन स्टार्ट कर दूंगा। कुछ हमें यहाँ पे सीखने की जरूरत क्या है कि हमारा पूर्ण संख्या क्या होती है भाई। पूर्ण संख्या क्या होती है? वे संख्याएं जो 0 के बिना प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, और जब 0 ऐड कर दिया जाता है तो हमारी पूर्ण संख्याएं बन जाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं में अगर हम 0 को शामिल कर रहे हैं तो पूर्ण है, अगर नहीं शामिल कर रहे हैं तो हमारे प्राकृतिक ही रहेंगी। क्लियर? जिन संख्याओं का अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहे हैं, अगर उनमें हम 0 को शामिल कर दें तो हमारी पूर्ण बन जाएंगी, और नहीं करें तो हमारी प्राकृतिक रहेंगी। क्लियर? इसके बाद आपका अगला स्टेप जो आता है वो आता है पूर्णांक।
पूर्णांक क्या है। अगली बात अपनी आती है पूर्णांक की, कि भाई ये पूर्णांक है क्या, जो पूर्णांक की बार बार बात चलेगी, पूर्णांक 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 क्या है। तो पूर्णांक एक स्केल के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। मध्य में इनके 0 पाया जाता है, फिर दाहिनी ओर +1 +2 +3 +4 ये नंबर पाए जाते हैं, और बाईं ओर यही सारे नंबर माइनस में पाए जाते हैं, -1 -2 -3 -4। अब हमने यहां से क्या सीखा कि पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक। 0 के जो दाहिनी ओर पाए जाते हैं वो हमारे धन पूर्णांक कहलाते हैं, वो धन पूर्णांक कहलाते हैं, और जो 0 के बाईं ओर पाए जाते हैं वो हमारे ऋण पूर्णांक कहलाते हैं, ऋण पूर्णांक, वो हमारे ऋण पूर्णांक कहलाते हैं। ओके, 0 के जो दाहिनी ओर पाए जाएंगे वो हमारे धन पूर्णांक होंगे, और 0 के जो बाईं ओर पाए जाएंगे वो हमारे ऋण पूर्णांक होंगे। लेकिन अब यहाँ पे बात आती है कि 0 क्या है, फिर तो 0 क्या है। 0 ना तो धन पूर्णांक है, धन नहीं, और ना ही ऋण, ना तो धन है और ना ही ऋण। तो फिर 0 है क्या, 0 केवल एक पूर्णांक है, 0 केवल एक पूर्णांक है। 0 ना तो ऋण है और ना ही धन है, 0 केवल एक पूर्णांक में गिना जाता है, तो ना तो धन पूर्णांक में आता है बच्चा, ना ही ऋण पूर्णांक में आता है। क्लियर। तो यहां से हमने सीखा पूर्णांक क्या होते हैं। पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, एक धन पूर्णांक एक ऋण पूर्णांक। 0 के दाहिनी ओर धन पूर्णांक होते हैं और बाईं ओर ऋण पूर्णांक होते हैं। क्लियर। 0 की बात किया तो 0 ना तो धन होता है और ना ही ऋण होता है, 0 केवल एक पूर्णांक होता है। अगले स्टेप पे चलते हैं हमारा, तो आता है सम विषम संख्या, सम और विषम संख्याएं, सम और विषम। एक लाइन की बात है इसमें, मैं भी आपको समझा दूंगा सम विषम क्या। इसके बाद जब बात समझ लेंगे और चैप्टर का आपका बेस पूरा हो जाएगा, फिर मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के माध्यम से आपको जो जो बेस आता जाएगा उसको मैं रिलेट करता चलूंगा। ठीक है। सम संख्याएं क्या होती है, देखो सम संख्याएं वे होती हैं जो दो के पहाड़े में आए, सम संख्याएं वे होती हैं जो दो के पहाड़े में आए, और विषम होती है जो दो के पहाड़े में ना आए। लेकिन इतना लंबा चौड़ा हमें करना पड़ेगा, जब हम काफी लंबे क्वेश्चन लगाएंगे तो वहां पे हमें दिक्कत होगी। भाई मान लो 5,04,484 लिख दिया, आप पता करना है समय विषम तो काट के देखना तो बहुत टाइम जाएगा। मान लो हमने लिख दिया 86,85,07,12, बहुत लंबा टाइम जाएगा भाई। तो इसके लिए हमें यह देखना होता है कि हमें इकाई, अब बात है इकाई की, इकाई क्या होती है। अब इकाई के लिए आपको गणित का रूल पता होना चाहिए कि संख्याओं का निर्धारण किधर से होता है। अगर गणित के रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो संख्याओं का निर्धारण दाहिने से बाएं की ओर होता है, दाहिने से बाएं की ओर होता है। दाहिने से जो पहला अंक पड़ता है वो इकाई का होता है, दूसरा दहाई का, तीसरा सैकड़ा का, चौथा हजार का, पांचवा 10,000 का, ऐसे आपके अंक चलते जाते हैं। ठीक है, पहला इकाई, दूसरा दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार, पांचवा 10,000, छठा लाख, ऐसे आपके अंक आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो इकाई अगर आपकी 0, 2, 4, 6, 8 है तो सम होगी। लेकिन अगर इकाई आपकी पीछे का अंक 1, 3, 5, 7, 9 है तो विषम होगी। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें 3, 8, 5, 7, 6, 4, 3, 9, 2, लास्ट में क्या आ गया, 2 आ गया, इसी को बच्चा इकाई बोलते हैं। अब 2 आ गया ना, तो 2 आ गया तो सम है। लेकिन अगर अगला एग्जाम्पल हम देखें 9, 8, 7, 5, 4, 3, 6, 1, अब लास्ट में 1 आ गया तो क्या हो गया, विषम। क्लियर हो गया सम विषम। अगर किसी संख्या के इकाई पे 0, 0, 1 नहीं 2, 0, 2, 4, 6, 8, 0, 4, 6, 8 अगर आ रहा है तो अपना सम है। अगर इसके अलावा कोई नंबर आ रहा है तो विषम है। जैसे कि 0 की मैंने बात की, फिर 4 की बात की, फिर 6 की बात की, फिर 8 की बात की। अगर ये है तो सम है, इसके अलावा कोई आएगा तो क्या हो जाएगा, विषम नंबर हो जाएगा, विषम संख्या हो जाएगी। क्लियर।
अगर इसके अलावा कोई नंबर आएगा तो क्या हो जाएगी, वो विषम संख्या हो जाएगी। अगर यही आएगा तो क्या रहेगा, अपना सम रहेगा। अब सम विषम समझ में आ गया ना। चलें आगे। अब अगला क्या आता है आपका, यहां से भाज्य और अभाज्य। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, इन पे क्वेश्चन भी बनते हैं। क्वेश्चन जो आएंगे आगे हम आपको बुक में तो मैं करा दूंगा, ठीक है। बाकी मैं आपको बेस यहाँ पे बता रहा हूँ, केवल मेरा मकसद आज आपको बेस बताना कि नंबर सिस्टम होता क्या रियलिटी में। भाज्य अभाज्य संख्याएं आपको अभी तक बचपन में बहुत टेढ़ी परिभाषाएं पढ़ाई गई, और मैं यह तो नहीं कह सकता हूँ गलत पढ़ाई गई, क्योंकि गुरुजन मेरे भी वही रहे हैं, बचपन में भी पढ़ा हूँ, लेकिन वो कुछ हद तक गलत है। जैसे कि मैं भाज्य की बात करूं, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो, अधिक गुणनखंड हो, जब 2 से अधिक गुणनखंड हो, जब हमारे 2 से अधिक गुणनखंड होंगे तो क्या हो जाएगी, वो संख्या भाज्य हो जाएगी। 2 से अधिक गुणनखंड हो संख्या क्या होगी, मेरी भाज्य हो जाएगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखें, हम मैं 8 को ले रहा हूं। देखो बेटा, 4 दूनी 8 और 8 एक कम 8, 2 से तो काफी ज्यादा गुणनखंड हो गए। बात में करूं 6 की, तो 2 तिहाई 6 और 6 एक कम 6, ज्यादा हो रहे हैं ना 2 से, तो ये सारी संख्याएं क्या है, भाज्य हैं। और अगर इसके 2 से कम होते तो अलग मैटरों में भी आपको समझाऊंगा आगे, लेकिन हमको इतना पता होना चाहिए अगर हमारी संख्या भाज्य है तो भाज्य के लिए उसके क्या कम से कम 2 फैक्टर, नहीं बेटा 2 से ज्यादा फैक्टर होने आवश्यक हैं। अगर भाज्य है तो 2 से ज्यादा कितने भी हो सकते, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से कम फैक्टर नहीं होने चाहिए। अगर 2 से कम फैक्टर हुए तो मतलब आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक की है, या फिर वो भाज्य नहीं है। क्लियर। अगली बात आती है हमारी अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, जिनके केवल 2 गुणनखंड हो, वो क्या कहलाएंगी, अभाज्य कहलाएंगी। आपने अभी तक पढ़ा 2 से कम हो गुणनखंड, या स्वयं से कटे, स्वयं और एक के अलावा कोई से ना कटे, ऐसी आपने परिभाषाएं पढ़ी, मगर वो मेरे अकॉर्डिंग रॉन्ग है। आपके अकॉर्डिंग सही है, आपके गुरुजन ने पढ़ाया, आपका वेरी गुड है, लेकिन वो रॉन्ग कैसे, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन करूंगा अभी। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले रहा हूँ 2 को, तो 2 एक कम 2, 2 गुणनखंड हो गए। 3 को ले रहा हूँ, 3 एक कम 3, लेकिन जैसे मैंने 1 को डाला वाला 1 एक कम 1, अब दूसरा गुणनखंड कहाँ आ रहा है, ये भी भाई 1 एक कम 1 लिखोगे तो ये भी तो 1 ही लिखा है, इसको मैं नहीं कह सकता दूसरा गुणनखंड इसका। जब तक कोई अदर नंबर नहीं आता है तब तक वो दूसरा गुणनखंड माना नहीं जाता है। हमने यहां से देखा ना, ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू आ गया। एक कई बार मैंने भी अपनी क्लास में क्वेश्चन खड़ा किया है कि सर एक है ना तो भाज्य ना ही अभाज्य, इसका कारण क्या है, तो उन्होंने कहा है नंबर सिस्टम के अकॉर्डिंग चलता आ रहा है तो यही होता है। ये नहीं होता, इसका रियल कारण ये है कि इसका कोई दूसरा फैक्टर ही नहीं है, इसलिए ना तो भाज्य नहीं अभाज्य। अगर इसका दूसरा फैक्टर हो जाता तो ये भाज्य हो जाता, अभाज्य हो जाता, और 2 से अगर अधिक हो जाता तो ये भाज्य हो जाता। क्लियर। हमने आज एक चीज सीखी, अगर 2 से अधिक है तो भाज्य है, अगर 2 है तो अभाज्य है, और अगर 2 से कम है तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। क्लियर। 0 की बात करें तो 0 ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। ओके, आपका ये रहा पूरा बेस चैप्टर का। अगर इसमें कहीं आपको दिक्कत रही हो इस पूरे बेस में तो आप हमें बता सकते हो, ठीक है। मैं आपको एक बार सारे चैप्टर दिखा, सारे पूरा बेस दिखा दूंगा, आप उन बेसों को एक बार कायदे देख लीजिए, और अगर किसी भी बेस में कहीं आपको दिक्कत लग रही है तो आप बताएं। पहला हम लोगों ने पढ़ा प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जो हमें प्रकृति से उपहार स्वरूप में मिली हैं वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे कि 1 2 3 4, या जिनका अपने दैनिक जीवन में उपयोग कर रहा हूं प्राकृतिक कहलाती हैं। ओके। दूसरा आता है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं वह होती हैं जब प्राकृतिक संख्याओं में हम 0 को शामिल कर देते हैं, जैसे कि 1 2 0 1 2 3 4, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक पूर्ण संख्या, सॉरी पूर्ण संख्याएं हैं। इसके बाद आता है पूर्णांकों का। पूर्णांक अपने मैंने पढ़ाया आपको 2 प्रकार के होते हैं बालक, एक तो धन पूर्णांक और एक ऋण पूर्णांक।
जीरो के जो दाहिनी ओर पाए जाते हैं वो धन पूर्णांक, जीरो के बाईं ओर जो पाए जाते हैं वो ऋण पूर्णांक होते हैं। और जीरो ना ही धन पूर्णांक है और ना ही ऋण पूर्णांक है, जीरो केवल एक पूर्णांक है। अगर हम बात पर्टिकुलर जीरो की करें तो ना तो यह तो धन है ना ही ऋण है, या केवल एक पूर्णांक है। अगली बात आती है सम विषम की। तो 0 2 4 6, 0 2 4 6 और 8, 0 2 4 6 और 8 अगर है इकाई में तो सम है। अगर इसके अलावा कोई इकाई में नंबर है तो वो विषम है। अगर इसके अलावा कोई नंबर इकाई में है तो वो क्या है, विषम है। अगर ये है तो वो सम है। क्लियर। इसके बाद अगली बात आती है भाज्य की। अगर दो से अधिक गुणनखंड हुए, अगर दो से अधिक गुणनखंड, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, कितने भी कर दो आप, वो क्या होगा, भाज्य होगा। लेकिन अगर पर्टिकुलर दो ही गुणनखंड निकले उसके तो वो क्या होगा, अभाज्य होगा। अगर दो से कम निकल गए, एक ही रह गया, तो ना तो भाज्य है ना ही अभाज्य। क्लियर। ओके। आज आपका कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ा दिया। क्वेश्चन आपके सीरीज में लगे थे बट मैं कल करा दूंगा क्वेश्चनों को। आज आपके अगर बेस में कोई दिक्कत रहेगी तो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और आप व्हाट्सएप नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। अगर आपका कोई डाउट बेस से है तो मैं उसे आपको क्लियर करा दूंगा। तो मैं आपको उसे पूरा क्लियर करा दूंगा। ठीक है। आप इस पे कुछ और मत भेजना, क्वेश्चन भेजने के साथ में आप एक तिरंगा भेज देना, इससे मैं समझ जाऊंगा कि ये आपका डाउट का क्वेश्चन है। ओके। अगर आपको बेस में कोई डाउट रहा तो आप एनी टाइम संपर्क कर सकते हो। और अगर हमारे सेंटर पे आप ऑफलाइन ज्वाइन होना चाहते हो तो हमारा पता है पंजाबी कॉलोनी गेट, लखीमपुर में मेरी सेंटर चलती है। पंजाबी कॉलोनी के गेट के पास है मुल्ला राजगढ़ है। आप जैसे ही ओवरब्रिज उतरोगे पंजाबी कॉलोनी के गेट की तरफ, साइड में बैनर लगा हुआ आपको दिख जाएगा विशाल जीएस प्लस मैथ सेंटर का। और आप आइए, वहां पे एकदम आपको इस प्रकार से पढ़ाया जाता है रीजनिंग वगैरह कि विदाउट पेन एंड कॉपी। जीएस की बात करें तो जीएस के ऐसे ट्रिकी फंडामेंटल बताए जाते हैं कि आपको क्लास का क्लास में ही याद हो जाए, बाहर रट्टा मारने की जरूरत आपको अन्य जगह की तरह ना पड़े। आप एक बार विजिट करके डेमो लेके देखेंगे तो आपको खुद डिफरेंस दिखेगा कि अन्य जगह से यहाँ पे क्या डिफरेंस है। अगर आप बात करें कॉन्टेक्ट की तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो विशाल सर से भी, और हमसे। विशाल सर का नंबर है 700-755 और 1426, और मैं अपना नंबर आपको दे ही चुका हूँ। दोनों में से आप किसी भी नंबर पे आप कांटेक्ट करके, अगर आप लखीमपुर के एरिया के निवासी हो तो आप ऑफलाइन ज्वाइन हो सकते हो। ओके। इसी आशा के साथ जय हिंद।